वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस पढ़ेंगे यूजिंग अगेन हाइगेन्स प्रिंसिपल। सो बेसिकली हम लोग रिफ्रैक्शन स्टडी करने वाले, तो हम लोग स्नेल्स लॉ को भी आगे जाके प्रूव करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू हाइगेन मतलब कैसे था, अभी मान लो ये सरफेस है, ये मीडियम 1 है आपका और ये मीडियम 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपका वही सोर्स है, ठीक है। यहाँ से जो रेज आएंगे, यहाँ से जो आपके रेज आएंगे देखो, ठीक है, ये आपका ये वेव फ्रंट है ए बी, ठीक है। ये वेव कहाँ जाएंगे, ये वेव दूसरे मीडियम में चले जाएंगे, ये वेव दूसरे मीडियम में चले जाएंगे और एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आपका क्रिएट होगा, ठीक है। एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंट और ये वेव ऐसे दूसरे मीडियम में चले जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों का सीन जैसे रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था वैसे होगा, बस इसमें वेव दूसरे मीडियम में चलेगी, दैट इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन। व्हेन वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम एंड गेट्स इनटू अनदर मीडियम, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अभी हम लोग एक सरफेस एम एन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सरफेस एम एन कंसिडर करते हैं, ये देखो, ये हमारा पहला नॉर्मल है, ये दूसरा नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला रे है, इसको ही पैरेलल मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों मान लेते हैं पैरेलल है, ठीक है, ये है और ये है, दोनों पैरेलल है। अब ये क्या बन गया मेरा वेव फ्रंट, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ये है, ये क्यू, ये पी पी डैश है, ठीक है। ये एंगल क्या है मेरा आई। अब ये वेव देखो यहाँ पे आके रिफ्रैक्ट होने वाली है। अब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है बी से, लेकिन ये जितना भी डिस्टेंस होगा उससे कम ही डिस्टेंस ना यहाँ से ट्रेवल होगा। वाई? क्योंकि ये मीडियम 1 में और ये मीडियम 2 है, और हम लोग ये कंसिडर करें कि मीडियम 2 डेंसर मीडियम है, इसीलिए यहाँ पे स्पीड कम रहेगा। स्पीड कम रहेगा तो डिस्टेंस भी ऑब्वियसली कम ट्रेवल करेगा। तो ये जितना भी डिस्टेंस है ना उससे थोड़ा कम डिस्टेंस लेके मैं यहाँ पे आर्क क्रिएट करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आर्क क्रिएट करूंगा और सेमी सर्कल बना दूंगा, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ कर दूंगा, और परपेंडिकुलर जहाँ से भी आया वहाँ से मैं वेव ड्रॉ कर दूंगा, और इसी को पैरेलल वेव रख के यहाँ पे से वेव क्रिएट करूंगा। तो ये मेरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों मेरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए, ये दोनों मेरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो हमारा वेव फ्रंट है वो रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे दूसरे मीडियम में जा चुका है। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था ए बी, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद सीई हो चुका है। क्या हो चुका है? सीई। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था वो रिफ्रैक्ट हो गया, सी हो गया। और हम लोग कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे बीसी का लेंस ज़्यादा है और ये कम है, और क्योंकि रिफ्रैक्ट हो चुका है तो ये जो साइज थी ए बी उससे ज़्यादा साइज ईसी की हो गई है। इसका मतलब है अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है उसका जो भी साइज होगा तो इमेज का या जो भी रिफ्रैक्टेड वेव्स है उसके वजह से जो इमेज क्रिएट होगा उसका साइज जो कि ज़्यादा होगा। दिस वी कैन अंडरस्टैंड यूजिंग हाइगेन्स थियरी। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। सो हमने जैसे देखा कैसे रिफ्रैक्शन होता है प्लेन सरफेस पे, और हम लोग उसको हाइगेन्स प्रिंसिपल के थ्रू स्टडी करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन को वी हैव टू स्टडी यूजिंग हाइगेन्स थियरी और हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो उसमें वही सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव वाला कॉन्सेप्ट और वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने ट्राई किया वो डायग्राम बनाने का, पूरा रे डायग्राम बनाया हम लोगों ने और रिफ्लेक्ट किया। वही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। वही डायग्राम है यहाँ पे, मीडियम 1 मीडियम 2 रेज, पहले मीडियम 1 में एक्सट्रीम रेज के थ्रू देखो आप लोग देख सकते हो आपका वेव फ्रंट है ए बी, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और यही वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होके नीचे जाएगा, ठीक है, मीडियम 2 में चला जाएगा। इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, व्हेन वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू अनदर मीडियम, दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन में हम लोग देख सकते हैं ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, और ये आपका क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। तो अब यहाँ पे हो कैसे है देखो, पहले आपका जब ये सारी रेज जा रही है, सबसे पहले जो वेव फ्रंट ए बी उसका कौन सा पॉइंट आएगा? पॉइंट ए हिट करेगा, ठीक है। और जब पॉइंट ए हिट करेगा सरफेस पे, पॉइंट बी अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे पॉइंट बी सी की तरफ जाएगा कितने टाइम में जाएगा? मान लेते टाइम टी में चला जाएगा।
ठीक है। तो उतने टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मान लेते कि इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, तो कितना डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम के हिसाब से, v1 इंटू टाइम t। अब इसी टाइम में क्या लगता है a कहाँ तक जाएगा दूसरे मीडियम में। अभी ये मान के चलते हैं कि मीडियम टू डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में वी नो कि लाइट का स्पीड कम हो जाता है, तो जो वेलोसिटी इसमें v2 रहेगी वो डेफिनेटली कम रहेगी, v2 कम रहेगी v1 से। तो v2 क्योंकि कम रहेगा तो उतने ही टाइम में ये जो है डिस्टेंस कम कवर करेगा। क्या डिस्टेंस कम कवर करेगा, मतलब BC जितना डिस्टेंस होगा उससे कम डिस्टेंस A का होगा, उससे कम डिस्टेंस A का होगा। ठीक है। और ये कैसे हम लोग ये ज्योमेट्रिकल शेप है, ये पूरा रे डायग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे और इससे थोड़ा कम कर लेंगे, बिकॉज यू नो इससे कम डिस्टेंस कवर होने वाला है, और ये डिस्टेंस कम करके हम लोग ये एक सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। सेमी सर्कल क्रिएट करने के बाद इस पॉइंट से टेंजेंट क्रिएट करेंगे। तो ये जो हम लोगों को मिल गया EC, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट AB था, ये हमारा CE जो है CE, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। और आप देखोगे कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का साइज इंसिडेंट वेव फ्रंट से अलग हो जाता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट से अलग हो जाता है। आप प्रॉपर्ली मेजरमेंट्स के साथ अगर ड्रॉ करोगे तो यू विल सी दी इफेक्ट। ठीक है। सो अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं। रे RA इन QC आर एट दी एक्सट्रीम्स फॉर्मिंग दी वेव फ्रंट AB एट टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t जब इनिशियली हम लोग ने देखा तो AB विल बी इंसिडेंट ऑन सरफेस MN एट पॉइंट A, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे ये जो रे RA था ये A पे पहुंच गया, और उसी टाइम में जो रे QC है वो कहाँ पहुंच गया B पे। लेकिन कुछ टाइम t के बाद रे QC कहाँ पहुंच गया C पे, और उसने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया v1, मीडियम 1 में ट्रेवल स्पीड v1 है, तो उतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, BC कितना है v1 इंटू टी। उतने ही टाइम में जो रे A पे अब ये RA रे जो रिफ्रैक्ट हो चुका है वो किस मीडियम में चला जा चुका है, मीडियम 2 में, और उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v2, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा v2 इंटू टी। तो अभी हम लोगों को ये पता चलेगा AE v2t है और BC v1t है। तो अभी हम लोग ये ट्राइंगल देखते हैं ABC। इस ट्राइंगल में आप साइन आई लो, साइन आई इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो v1 अपॉन t मिलेगा। वैसे AEC में इस ट्राइंगल में साइन r ले लो, तो आपको साइन आई पता चल गया v1t अपॉन AC, साइन r पता चल गया v2t अपॉन AC। इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो साइन आई अपॉन साइन r क्या हो जाएगा v1 अपॉन v2। इसी कोना में कुछ ऐसे लिख सकते हो। और C अपॉन v2 हमको पता है μ2 है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ये देखे है कि कैसे रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विथ इट्स स्पीड, कैसे दूसरे मीडियम में जाके स्पीड कैसे चेंज हो जाती है। और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर मान लेते हैं। ठीक है। सो अभी क्या पता चला, साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो गया μ2 अपॉन μ1। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूंगा तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। दिस इज नथिंग बट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच वी हैव प्रूव्ड राइट नाउ। सो हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर लिया है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। सो जैसे हमने अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस देखा यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, हमने देखा कि जैसे ही वेव दूसरे मीडियम में चले जाती है, जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में चले जाती है या वाइस वर्सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अभी हम लोग को यही देखना है कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होता है, वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो अभी हम लोग यही देखेंगे। सी कंसीडर रे AB था, वो आगे जाके ये एक वेव था, वो CF देन EF, और वो रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे कैसे आ गया E डैश F डैश C डैश D डैश A डैश B डैश। ठीक है, ये ऐसा आ गया। ठीक है। सो अभी मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा मीडियम 1 है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सो ये एक वेव से दूसरे वेव के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। मैं मान लेता हूँ ये λ1 है और ये दो वेव के बीच में डिस्टेंस λ2 है। ठीक है। सो अभी वेवलेंथ थी, अभी क्योंकि यहाँ पे एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड t लगेगा, और टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस है, λ1 का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, क्या स्पीड पे v1, वेलोसिटी मीडियम 1 में v1 लेते हैं।
ठीक है, और उतने ही टाइम में जब रिफ्रैक्ट हुआ टाइम तो उतना ही लेगा एक वेव से दूसरे वेव में जाने में, लेकिन कितना, तब कितना वेवलेंथ, कितना डिस्टेंस कवर होगा, लैम्डा 2 का, और क्या वेलोसिटी पे, v2 पे। क्योंकि ये हम लोग देख सकते हैं दोनों इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशन से ये पता चला कि लैम्डा 1 अपॉन v1 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन v2, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन से लैम्डा 1 upon lambda 2 is equal to v1 upon v2 which will be equal to as per this mu 2 upon mu 1। therefore हम लोग completely कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, sin i upon sin r is equal to lambda 1 upon lambda 2 which is equal to v1 upon v2 which is equal to mu 2 upon mu 1। आई होप आप लोगों को ये कंप्लीटली समझ में आ गया, ठीक है। सो ये था डिपेंडेंसी ऑफ वेवलेंथ, डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यू कैन सी जैसे वेलोसिटी कम हो जाता है ना, वेवलेंथ भी कम हो जाता है, मतलब वो जो डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो भी कम हो जाता है दूसरे मीडियम में, और वेवलेंथ कम हो जाता है स्पीड के कम होने की वजह से। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। So as you can see, I have listed a few questions. So मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करो। So see you until next video. Bye.